नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गूगल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कैबिनेट मंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसके बारे में संपूर्ण हम टोटल जो चर्चा है वो करने वाले हैं। पीछे के मैंने काफ़ी सारे लेक्चर बना रखे हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। जो पीछे वाला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कैबिनेट जो आपका पूरा होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, उसके पूरे के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या रहता है। और आजकल आपने सुना होगा कि किचन कैबिनेट एक होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये आ चुका है हमारा पूरा जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर की सेंट्रल काउंसिल होती है। इनकी नियुक्ति जो होती है वो सबसे पहले हम नियुक्ति की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 75 एंड 74 है, जो 75 है उसमें तो प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है कि मंत्रिमंडल को हैंडल करने के लिए एक प्रधानमंत्री रहेगा या उनका एक मुखिया रहेगा, और 74 के अंदर एक राष्ट्रपति की सहायता के लिए फॉर द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए एक मंत्रिपरिषद रहेगी, और उस मंत्रिपरिषद के जो मुखिया रहेंगे वो कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है, जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति जो जितने भी मंत्रिपरिषद है उनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। अब उनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो शपथ भी उनको राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। अगर उन मंत्री को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देंगे? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। या अगर राष्ट्रपति महोदय ने उनको त्यागपत्र लेना है और उनको त्यागपत्र लेंगे तो भी राष्ट्रपति महोदय उनसे चाहें तो त्यागपत्र ले सकते हैं, लेकिन ये किसके कहने पे होगा? खुद से जो राष्ट्रपति महोदय कभी नहीं करते ऐसा, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर ही होता है। क्योंकि अगर किसी मंत्री का बिहेव या कार्यशैली प्रधानमंत्री महोदय को अच्छी नहीं लगती है तो वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय से कहते हैं कि फला मंत्री को या तो उसका मंत्रिमंडल, उसका जो मंत्रालय है वो चेंज करवा दिया जाता है। जैसे पीछे रेल मंत्री हमारे सुरेश प्रभु जी थे, उनका रेल मंत्रालय चेंज करवा के उनको अलग मंत्रालय दे दिया गया, और पीयूष गोयल जी को रेल मंत्रालय दे दिया गया। तो इस तरह से उनका जो मंत्रालय है वो चेंज कर दिया जाता है। अब जो है वो त्यागपत्र की बात हो गई, शब्द की बात होगी, नियुक्ति की बात। अब जो अगर योग्यता की बात करें, जो हमारे मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल में या कैबिनेट मंत्रालय में कितने भी मंत्री जो होते हैं, उनकी योग्यता क्या रहनी चाहिए? तो उनकी जो योग्यता होती है वो या तो लोकसभा के सदस्य हों या फिर राज्यसभा के सदस्य हों। या तो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य होना जरूरी है किसी एक में। अगर वो सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई सदस्य अगर नहीं है और उस समय में उनको क्या किया जाता है? मंत्रालय दे दिया जाता है, तो उनको विदिन 6 मंथ, 6 माह के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ता है? सदस्यता लेनी पड़ती है। और ये ज़्यादातर आपने ये देखा हो कि उनको राज्यसभा सदस्य ही बनाया जाता है, लेकिन चाहे तो वो लोकसभा की सदस्यता भी ले सकते हैं चुनाव जीत करके, लेकिन उनको ज़्यादातर आपने देखा होगा जैसे राज्यसभा का ही सदस्य बनाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं। नोट में क्या लिखा है? मंत्री या प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य या किसी का भी सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, सामूहिक रूप से लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होता है। चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनता का सदन है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। और जनता इनको जो चुनाव है उनके चुनाव में जिता करके भेजती है। हम राज्यसभा के सांसद को जनता कभी भी नहीं चुनती, ठीक है? राज्यसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सांसद को जनता कभी भी नहीं चुनती। जनता चुनती है लोकसभा के सदस्य को, और लोकसभा के सदस्य की जवाबदेही बनती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मंत्री हो। इसीलिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके? लोकसभा के प्रति, क्योंकि ये जनता का सदन है और इनकी जवाबदेही बनती है क्योंकि जनता ने इनको चुना है। और जो जितना भी काम है वो काम लोकसभा के अंदर ही दिखाई देता है, जो जनता के लिए काम किया जाता है। अब मंत्रिपरिषद है, उसके अंग को पढ़ते हैं कि किस तरह से मंत्रिपरिषद को मेनली डिवाइड किया गया है। अंग की अगर हम बात करें तो इसको डिवाइडेशन को ही अंग बोला गया है। जो मंत्रिपरिषद है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 तरीके से आपके मंत्रिपरिषद वो हो सकते हैं। एक चौथा तरीका आजकल और चल रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 तरीके की हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहला तरीका जो हमारा है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री बोल सकते हो आप इसको, केंद्रीय बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सेंट्रल है इसलिए सेंट्रल हमने केंद्रीय लिख दिया है, ठीक है? राज्य मंत्री और उप मंत्री क्या आ गए? 1 नंबर पे केंद्रीय मंत्री, दूसरे नंबर पे राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पे
उप मंत्री, ये 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं। केंद्रीय मंत्री जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं उन्हें हम केंद्रीय मंत्री बोलते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस तरह से कई सारे, जैसे जल मंत्रालय, तो कई सारे मंत्रालय जो वो दे दिए जाते हैं। किसे? जो केंद्रीय मंत्री होते हैं इनको मुख्य मंत्रालय दे दिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो हमारे राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्रालय अमित शाह जी हैं, रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी है और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी है। तो इस तरह से जो मंत्रालय है वो डिवाइड कर रखे हैं। अब बात करते हैं जो हमारे राज्य मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं। राज्य मंत्री को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 नंबर पे जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होती हैं। कैबिनेट मंत्री के सहायक, यानी कि ये जो कैबिनेट मंत्री हमारे इधर हैं इनकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। जैसे रेल राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री। आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि रेल राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री कौन है, वित्त राज्य मंत्री कौन है, ये 2 बताना। अब बात करते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं, एक इनको स्वतंत्र प्रभार का भी मंत्री बना दिया जाता है। इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, इनके पास कोई दबाव नहीं होता, ये अपना काम खुद से करते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री सहायक होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, उनको जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो उनको गाइड करते हैं या उनसे परामर्श लेते हैं या उनको परामर्श देते हैं। तो इस तरह से इनका मेल मिलाप वाला काम चलता है। अब बात करते हैं उप मंत्री। जो उप मंत्री होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं जो हमारे पीएम है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, मान लीजिए कोई भी कैबिनेट मंत्री है, वित्त मंत्रालय उनके पास है या रक्षा मंत्रालय उनके पास है, और उनके खिलाफ जो विपक्षी पार्टी है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है, और उस अविश्वास प्रस्ताव में जितना भी बहुमत रहता है, 2/3 बहुमत से या 1/2 बहुमत से, जैसे भी पास करना रहेगा, और उस पास बहुमत निकल जाता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव यानी कि पारित हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, इन सभी को मिलाकर के पूरा मंत्रिमंडल बना है, तो इन सभी को मिलाकर के क्या रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो इनकी सत्ता चली जाएगी। तो ये रहता है पूरा। नोट करने वाली बात यह है कि जो 91वां संविधान संशोधन है 2003, उसके अंदर लोकसभा का जो 15%, ये अभी आप पहले क्या हुआ करता था, 2023 से पहले प्रधानमंत्री महोदय अपने जो कैबिनेट मंत्रालय है या राज्य मंत्री है या उप मंत्री है, तो क्या करते थे, बहुत सारे सदस्यों को मंत्रालय दे दिया जाता था। इससे क्या होता है, इससे जो उनकी फैसिलिटी है वो बढ़ जाती है, खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। तो 91वां संविधान संशोधन लाया गया 2003 में, और उसमें ये निर्णय किया गया कि हमारी लोकसभा में जितनी सीटें हैं, अभी मान लीजिए 545 है ना, वैसे टोटल 552 है, लेकिन अभी 545 पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो 545 सीटों का 15% ही से अधिक जो सदस्य है वो कैबिनेट के अंदर आपके सदस्य नहीं जाएंगे। किसमें? आपके मंत्रालय में सदस्य नहीं जाएंगे, कैबिनेट नहीं, सॉरी, जो मंत्रिमंडल है पूरा उसके अंदर सदस्य नहीं जाएंगे। कितने? 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल के अंदर सदस्य नहीं जाएंगे, और आपके मंत्रिमंडल में पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल है। आगे बात करते हैं कार्य की, क्या कार्य रहता है। जो कार्य हैं, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, जिसके अंदर जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर उनके क्या क्या कार्य हैं, तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 74 ये कहता भी है कि जो राष्ट्रपति है उनकी सहायता के लिए या उनकी सलाह परामर्श के लिए क्या रहेगी, एक मंत्रिपरिषद रहेगी। जितने भी हमारे देश में विकास कार्य हो रहे हैं सभी में किसी न किसी सांसद का रोल रहता है। आप जितने भी हैं इनका रोल रहता है। क्यों? आपके एरिया के जो सांसद है उनकी जिम्मेवारी रहती है कि वो आपके एरिया के अंदर विकास कार्य करवाएं। बजट जब पेश होता है तो वहाँ भी आपके जो मंत्रिपरिषद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन सभी का मंत्रिमंडल का सहयोग रहता है, और तभी आपका जो बजट है उसके अंदर देश के लिए अच्छी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और नौकरी पेशा वर्ग के लिए, सभी के लिए क्या होता है, बजट पेश किया जाता है, सभी के लिए सुविधाएं दी जाती है। नीति का निर्माण करना, भविष्य में आने वाली जो जितनी भी नीतियाँ होती है उनका निर्माण करना, या जो करंट में चल रही है उनके लिए निर्माण करना, क्या क्राइसिस आ रहे हैं उनके लिए निर्माण करना, तो ये नीति का निर्माण करना। निष्कर्ष यही निकलता है कि कार्य अंदर इनका कार्य ऐसा होना चाहिए कि देश को प्रगति की राह पर कैसे ले जा सके। ठीक है, हमारा देश संपन्न हो, सुखी रहे, उसके लिए कार्य इनका मेन रहता है। अब बात करते हैं जो आपकी मेन फंडा जहाँ पे जाके स्टूडेंट परेशान होता है वो क्या होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंदर वो
जो पहचान है वो नहीं कर पाता, या जो अंतर है वो आप नहीं ढूंढ पाते। तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के अंदर अंतर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। मंत्रिपरिषद के अंदर पीएम होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, यानी कि इन सभी को मिलाकर के मंत्रिपरिषद बनती है, एक परिषद बन गया। और मंत्रिमंडल के अंदर पीएम होता है और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, जिनके पास प्रमुख मंत्रालय होते हैं वो ही आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। और जो मंत्रिपरिषद है उसके अंदर राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती है, ठीक है। दूसरा है बड़ा आकार होते हैं, 60 से 80 सदस्य इसके अंदर होते हैं। किसमें? मंत्रिपरिषद के अंदर 60 से 80 सदस्य होते हैं, आकार इसका बड़ा हो जाता है। लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर छोटा आकार होता है, 15 से लेके 20-25 तक मैक्सिमम सदस्य अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। वैसे 15 से 20 के बीच में ही रहते हैं। शक्ति कम होती है, मंत्रिपरिषद जो पूरी मिला लेते हैं इनके पास शक्ति कम होती है। वहीं अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो इनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या कौन है, एक तो पीएम है और कैबिनेट के मंत्री है। और कैबिनेट मंत्री कौन से हैं? रक्षा मंत्रालय यहाँ पे है, वित्त मंत्रालय यहाँ पे है, और विदेश मंत्रालय यहाँ पे है। तो शक्ति तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। और यहाँ क्या है, यहाँ तो सलाह मशवरा किया जा सकता है, लेकिन ये अपने हाथ से पावर का इतना यूज़ तो नहीं कर पाते। और यहाँ तो भरपूर पावर है, मिसाइलें बड़ी बड़ी है, कुछ भी यूज़ करो चाहे, ठीक है। 4 नंबर पे प्लानिंग के बाद इसके पास आती है, यानी कि इसमें लिखा गया है 4 नंबर में कि पहले मंत्रिमंडल प्लानिंग करेगा 4 नंबर पे, और फिर आपके पास घूम करके प्लानिंग यहाँ पे आएगी 4 नंबर पे। पहले प्लानिंग यहाँ किया जाएगा कि हमें क्या कार्य करना है, किस तरह से एक्शन लेना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कितने टाइम में इसको कम कर देना है और कितने टाइम में प्रभावी रखना है। ये सारी प्लानिंग यहाँ बन जाती है। उसके बाद इनको प्लानिंग के द्वारा माध्यम से बताया जाता है और उनको गाइडलाइन दी जाती है कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। ये इन 2 सदस्यों ने तो यहाँ डिसाइड कर ही लिया, तो इसके अंदर इनको तो पता ही है, और यहाँ जो है इनको बाद में बता दिया जाता है, तो पावर इसके पास ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी ना। अब बात करते हैं 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है। 5 नंबर पे मूल संविधान के अनुच्छेद 74-75 में जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसको मूल संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में दिया गया है। 74 में क्या दिया गया है? मंत्रिपरिषद रहेगी, और 75 में दिया गया मंत्रिपरिषद के लिए एक मुखिया रहेगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसके लिए संविधान में ऐसा कहीं नहीं दिया गया, ये मंत्रिमंडल है ना, तो मंत्रिमंडल के संविधान में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि मूल संविधान में नहीं है कहीं भी। लेकिन जो संविधान का 44वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था उसके अंदर जो मंत्रिमंडल है उसको जोड़ा गया था, ठीक है। उसके अंदर मंत्रिमंडल को, क्योंकि जब ये था तो इसको पूरे को लेकर के चलना थोड़ा सा कठिन रहता है। अभी आप अगर बात करें तो हमारी क्लास है, एक 50 बच्चों 60-70 बच्चों की क्लास है, ठीक है, और एक 25 बच्चों की क्लास है, 20 से 25 बच्चों। तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव कहाँ पे सुनवाई होगी? ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका अगर कोई काम करवाना है या सलाह मशवरा करना है तो यहाँ 70 बंदों की राय लेनी और यहाँ 20 बंदों की राय लेनी। इस 70 के अंदर से 10 का मुँह इधर की तरफ होगा, 10 का मुँह इधर की तरफ होगा, 10 का मुँह इधर की तरफ होगा, तो सभी अलग अलग चलेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इधर जा सकते हैं और 10 इधर जा सकते हैं, तो इनको मनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इसको इसीलिए जोड़ा गया ताकि जो भी कोई निर्णय हो उनको जल्दी से जल्दी लिया जा सके, और कम सदस्यों में निर्णय जो है वो बड़ा प्रभावी होता है और अच्छे से निर्णय ले पाते हैं। और बाद में उनके ऊपर चाहे तो वो निर्णय थोप दिया जाए, किस्म से नहीं थोपा नहीं जाता, लेकिन उनको निर्णय बताया जाता है कि हमें इस तरह से फॉलो करना है, और उनको बाद में फॉलो करना ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक आपने सुना होगा जो मैं आपको 5वां मंत्रालय जो बता रहा था वो है आपका, सॉरी मंत्रालय नहीं, कैबिनेट बता रहा था मैंने आपको। जैसे पीएम है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री, उस हिसाब से बताया। तो एक होता है किचन कैबिनेट, ठीक है। किचन कैबिनेट क्या होता है? ये किचन कैबिनेट आपने ज़्यादातर देखा होगा कि अक्सर अगर आप डिबेट वगैरह सुनते होंगे या फिर राज्यसभा टीवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि किचन कैबिनेट का जिक्र आता है। किचन कैबिनेट का जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में किचन कैबिनेट को यूज़ किया जाता है। मान लीजिए जो हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री है, वो क्या करते हैं, अपने कुछ एक खास मंत्री को बुला लेते हैं। जैसे गृह मंत्रालय वाले को बुला लिया, जैसे वित्त मंत्रालय वाले को बुला लिया, और रक्षा मंत्रालय वाले को बुला लिया, और विदेश वाले को बुला लिया। इन 3-4 लोगों को बुला लिया। फिर क्या हुआ, 1-2 अपने यार मित्र को बुला लिया, ठीक है, उनके जो खास करीबी हैं उनको बुला लिया, और 5-7 लोग बैठे और क्या किया, कोई चर्चा वगैरह कर ली। तो इसे किचन कैबिनेट कहते हैं, यानी कि अपने घर के अंदर इनको बुलाया और एक तरह से चाय की चुस्की लेते लेते, चाय पीते पीते, कॉफ़ी पीते पीते, और उन्होंने कोई विचार विमर्श कर लिया। तो ये होती है किचन कैबिनेट, ठीक है। ये सब हमारे संविधान में नहीं है, बाद में वैसे ही ना ही इसको जोड़ा वगैरह गया है, संविधान में जोड़ा भी नहीं है बाद में, ये बस यूज़ के लिए ले लेते हैं अपने, या तो
जो मीडिया वगैरह है उनके लोग यूज़ करते हैं। और ये जो स्वतंत्र प्रभार के मैंने आपको 2 नंबर में जो बताया था, पहले मैंने कैबिनेट मंत्री जो आपको बताए थे, फिर उसके बाद राज्य मंत्री जो बताए थे। राज्य में एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बताए थे और राज्य में एक जो कैबिनेट होती है उसके लिए जो सहायता के लिए बताए थे। तो ये जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले, इन राज्य मंत्री को क्या होता है, जब ये अपनी कोई कैबिनेट है, ठीक है, जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, जब कोई कैबिनेट की बैठक होती है, ये कैबिनेट मंत्रालय है, ठीक है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, यहाँ पे 5-7 लोग बैठे हैं और उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र प्रधानमंत्री महोदय ने स्वतंत्र प्रभार वाले किसी एक मंत्री को बुला लिया, ठीक है। तो ये जो मंत्री आएगा स्वतंत्र प्रभार वाला, उसकी यहाँ पे गणना होगी, तो एक एज ए कैबिनेट मंत्री की तरह गणना होगी, इनको पूरा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, इनको पूरा रिस्पेक्ट दिया जाए। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको बताने लायक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आपका आ सकता है। और इसको जो है आप याद रखें कि 74-75 अनुच्छेद है, 44वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया है, मंत्रिमंडल को जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना। चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हो वो आपके पास पहुँचती रहे और आप निरंतर अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।